राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने जो लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग देखी वो उनसे पहले किसी के नसीब में नहीं हुई। उनके दौर को नजदीक से देखने वालों का दावा है कि किसी दूसरे हीरो को कभी फैंस का वैसा जुनून और वैसा प्यार नहीं मिल सका। उनके सिर टेढ़ा करने की अदा, किशोर कुमार की आवाज का जादू और उनके अपने आभा मंडल ने राजेश खन्ना के चारों ओर एक ऐसा दलिशम बना रखा था कि किसी को ये यकीन नहीं होता कि यह कभी टूट भी सकता है। लेकिन 1973 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई लोफर। इसमें मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ एक गीत मशहूर हुआ और फिर राजेश खन्ना का किला ताश के पत्ते की तरह ढह गया। जी हाँ दोस्तों, भाई राजेश खन्ना का जो किला अभेद दुर्ग लगता था उसे धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। कैसे हुआ था ये असंभव सा लगने वाला काम? आइए हम आपको बताएंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भाई 1971 में फिल्म आराधना में जब राजेश खन्ना के लिए पहली बार किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी तो उसी वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में सभी पुराने कायदे कानून मानो विदा हो गए। भाई आराधना से राजेश खन्ना को नया स्टारडम मिला। उनकी चॉकलेटी इमेज पर लड़कियां दीवानी हुई। लड़कियों के बीच उनका इतना क्रेज था कि इस पर ढेरों कहानियां सुनाई जाती हैं और इसके ऊपर से किशोर कुमार की ठोस आवाज़ इस किलर कॉन्वर्जेशन के जाल में तब की पीढ़ी पूरी तरीके से डूबी हुई थी। वही राजेश खन्ना की अदाएं और किशोर हार फन मोला आवाज़ का जादू दर्शकों के ऊपर ऐसा चढ़ा कि जमाना इन दोनों का दीवाना हो गया। इस जोड़ी की आंधों में पुराने हीरो पीछे छूट गए और मोहम्मद रफ़ी जैसे सदे हुए हर दिल जैसे गायक का जलवा फीका पड़ने लगा। वही राजेश खन्ना की फिल्में लगातार हिट हो रही थी। वो जो फिल्म करते कामयाब हो जाती। इसी तरीके से राजेश खन्ना निर्माता निर्देशकों के लिए भगवान हो गए। एक जुमला मशहूर हुआ था कि ऊपर काका और नीचे काका। जी हाँ दोस्तों, वही ये काफ़ी मशहूर हुआ था कि ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया पर राज करते हैं। हर निर्माता अपनी फिल्म में राजेश खन्ना को लेने के लिए बेकरार रहता था, लेकिन ना वो सभी फिल्में कर सकते और ना ही सब निर्माता उनकी फीस का भुगतान कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक साल बाद और तब फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना किशोर कुमार युग शुरू हो गया था। भाई किशोर कुमार तो राजेश खन्ना की आवाज़ ही बन गए। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों में उन्हीं से गाने गवाते। क्यों? किशोर कुमार जी के गाए रोमांटिक गानों ने ही उनकी पॉपुलैरिटी को आसमान तक पहुंचाया था। मौका मिलते ही किशोर कुमार ने फिल्मी गानों को बांध बंधाए क्लास से बाहर निकालना और अपने खास अंदाज में ढालना, जिसे अंग्रेजी में न्यूड लॉक कहते हैं, यानी कि गानों के हाई और लो पिच के बीच तेजी से बदलने वाला अंदाज पैदा करना, इसे न्यूडल सिंगिंग कहते हैं। भाई किशोर कुमार के कारण न्यूडलिंग बॉलीवुड में ट्रेंड सेंटर बन गया और आज भी है। किशोर कुमार की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना की फीस नहीं दे सकते। वो भी अपनी फिल्म में किशोर कुमार से गाने गवाना चाहते थे। हर संगीतकार गीत के लिए किशोर कुमार से अप्रोच करता था। इसी तरीके से वो सब गायकों पर भारी पड़ रहे थे, भाई जिसमें मोहम्मद रफ़ी भी शामिल थे। ये बात सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब हर किस्म के गाने गीत आसानी से गा सकते थे, लेकिन सबको लगता है कि उनका युग बीत गया और अब किशोर कुमार का समय चल रहा है। फिल्मी दूरियां वैसे भी चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है। जी हाँ दोस्तों, और निर्माता निर्देशक कोई भी रिस्क लेने से डरते थे। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़ा आसरा बने। वो अपनी फिल्मों में लगातार रफ़ी साहब से गाने गवाते रहे।
1959-69 से 80 तक के इस दौर में उन्होंने रफ़ी साहब से 264 गाने गवाए और यही वजह है कि रफ़ी साहब ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाए। भाई एक के बाद एक हिट दे रहे राजेश खन्ना की इसी बीच एक फिल्म फ्लॉप हुई जिसका नाम था दिल दौलत दुनिया, लेकिन इनका स्टारडम ढहने का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद 1972 में उनकी बापची फिल्म आ गई। वो कॉमर्शियल कामयाबी रही और इसकी कामयाबी से राजेश खन्ना संभल गए। भाई राजेश खन्ना को लगने लगा कि वो अब उनकी राह आसान हो गई, लेकिन 1923 का साल राजेश खन्ना पर बेहद भारी पड़ा। भाई राजेश खन्ना लगातार चॉकलेटी हीरो की इमेज वाली फिल्म बनाए जा रहे थे। युवा पीढ़ी वैसी भी अधीर हो चुकी थी, तो कुछ बतन बात उनको राजेश खन्ना भी आदतों में बासी बन दिखने लगा। भाई उनके लिए गाने भी बस किशोर कुमार के ही गाए जा रहे थे, जबकि धर्मेंद्र समेत दूसरे हीरो अलग अलग तरीके की फिल्में कर रहे थे और उनके लिए गायक भी अलग अलग होते गए, जिसके लिए दर्शकों को हर बार नया अनुभव मिलता था। इसी दौरान कुछ सितारों से धर्मेंद्र का सितारा बुलंद हुआ। वो राजेश खन्ना को चुनौती देने लगे। 1973 तक उनकी 7 फिल्में हिट हो गईं, जिससे धर्मेंद्र सुपरस्टार बनने के और भी करीब और राजेश खन्ना सुपर हीरो के सिंहासन से दूर होने लगे। भाई 1973 में आई लोफर फिल्म राजेश खन्ना के लिए स्टारडम पर आखिरी चोट बनकर सामने आई। इस रोमांटिक थ्रिलर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कारण ही संगीत और खूबसूरत कहानी, कसावट भरा निर्देशन, सभी मसाले। भाई धर्मेंद्र की हीमैन बॉडी, मुमताज की अदाओं का जादू और अमीरों की ऐसो आराम वाली नुमाइश के रिलीज होते ही भाई दर्शकों के दिल और दिमाग पर छा गई। धर्मेंद्र ने इसी फिल्म से राजेश खन्ना को स्पीड को रोक दिया। लगातार 60 हिट देने वाले राजेश खन्ना रिकॉर्ड इसी फिल्म से टूटा। हालांकि 1973 से पहले धर्मेंद्र की यादों की बारात, झील के उस पार वाली कहानी की और ब्लैकमेल जैसी सफल फिल्में कर चुके थे, लेकिन रोमांस में वो राजेश खन्ना को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का जादू इस तरीके से चला, दर्शकों के जहन से राजेश खन्ना का जादू उतर गया। राजेश खन्ना लवर बॉय थे तो धर्मेंद्र माँ के जमा मर्द। अखाड़े में बनी उनकी बॉडी पर लड़कियां मरने लगीं। इस फिल्म में मुमताज ने जो डांस स्टेप किए वो बहुत ही लोकप्रिय हुए। भारत में ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही, लेकिन ये फिल्म जितनी देश में चली उससे ज़्यादा कहीं विदेशों में धूम मचाई। आज के दौर में विदेश के लिए फिल्म रिलीज करने से पहले कुछ हिस्से एडिट कर दिए जाते हैं, लेकिन फिल्म का कोई भी हिस्सा एडिट नहीं किया गया। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना कभी संभल नहीं पाए। भाई धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना का सिंहासन हिलाकर ज़रूर रख दिया, लेकिन वो उस पर काबिज नहीं हो पाए। तब फिल्मों में अमिताभ के रूप में यंगरी हीरो आ गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलूंगी नई वीडियो लेकर आप लोगों के साथ।